ये सोलो लेवलिंग का न्यू पार्ट है। ये हम बहुत लेट अपलोड कर रहे हैं क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी। इसके पहले जितने भी एपिसोड थे वो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अभी तक जितने भी एपिसोड बचे थे वो सारे एपिसोड हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। वैसे पिछला पार्ट शायद तुम ऑलरेडी देख चुके होंगे, इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बस लास्ट पार्ट में हमने इतना देखा था कि जिन्वो सीक्रेट डंजन गया था जहाँ उसे वो सारे इंग्रेडिएंट्स मिल चुके थे जिससे वो अपनी मदर को ठीक कर सकता है। सिर्फ आखिरी इंग्रेडिएंट बचा है जिसके लिए अभी वो इतना ताकतवर नहीं है कि आगे बढ़ पाए। अभी उसने फैसला किया कि वो वापस लौटेगा, लेकिन उसे पैसों की भी जरूरत है क्योंकि उसे सेम टाइम पर अपनी मदर का हॉस्पिटल बिल और साथ ही अपनी बहन की कॉलेज फी भी भरनी होती है। इसके लिए उसे पैसे चाहिए। पैसे तो वैसे वो हंटर बनकर कमा रहा है, लेकिन अभी वो ई रैंक हंटर है और अगर उसकी रैंक बढ़ जाती है तो उसे शायद अच्छे मिशन मिल जाएंगे जिन्हें वो इजिली पूरा कर सकता है और उनके बदले उसे थोड़े अच्छे ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। इसी वजह से वो फैसला करता है कि वो अगले ही दिन अपनी रैंक रीअरेंज करवाएगा। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हंटर्स की रैंक को रीचेक करती है, जिससे अगर किसी हंटर की रैंक बड़ी है तो वो दूसरे किसी गिल्ड में ज्वाइन कर सके। अभी अगले ही दिन जिन्वो उस जगह पहुंचता है। यहाँ पर वो और भी कई सारे लोगों को आता हुआ देखता है। वैसे यहाँ पर जो मेन आदमी है, मतलब यहाँ का मैनेजर, वो जब आसपास खड़े लड़कों को देख रहा था तो वो खुद से ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है कि कौन सा लड़का किस रैंक पर होगा। उसी दौरान उसकी नजर जिन्वो पर जाती है और वो जिन्वो को पहचान लेता है। उसे पहचानते ही उसने तुरंत ही बैक को कॉल लगा दिया था। बैक मतलब वही व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर जो कि जिन्वो में पहले ही इंटरेस्टेड है और जिन्वो को अपनी व्हाइट टाइगर गिल्ड में ज्वाइन कराना चाहता है। वो तुरंत ही अपनी उस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग की तरफ दौड़ते हुए निकलता है। इधर हम देखते हैं कि अभी जिन्वो सोफे पर बैठा हुआ था और दूसरे हंटर्स की बात सुन रहा था। एक पर्पल शर्ट वाला हंटर दूसरे हंटर को समझा रहा था कि उन्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई मुश्किल टेस्ट नहीं लिया जाता, नॉर्मल सा मिशन है। उसमें अपनी पावर लेवल को चेक करवाना होता है और जिस भी हंटर की रैंक डी से ऊपर आती है उसे इजिली कोई ना कोई गिल्ड मिल जाता है, इससे वो अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अभी वो ये बोल ही रहा था कि जो ई रैंक वाले हंटर होते हैं सिर्फ उन्हें ही चिंता करने की जरूरत होती है, जो सुनकर जिन्वो के चेहरे पर स्माइल थी क्योंकि वो एक ई रैंक वाला हंटर। खैर अब धीरे धीरे एक एक कर सभी को बुलाया जाता है और फाइनली बारी जिन्वो की आती है। जिन्वो के सामने एक मशीन थी जहाँ उसे हाथ रखना था। जिन्वो जैसे ही उस मशीन पर हाथ रखता है तो कंप्यूटर में एरर आ जाता है। अभी वो जो लड़की वहाँ पर उस रिपोर्ट को लिखने के लिए बैठी हुई थी वो हैरान थी क्योंकि आज से पहले उसने मशीन में कभी एरर नहीं देखा था। वो अपने सीनियर को बुलाती है। सीनियर वहाँ आकर कहता है कि मशीन में कोई खराबी नहीं है। असल में सीनियर को पता है कि ऐसा तब होता है जब कोई हंटर एस रैंक को अचीव कर ले, लेकिन ये बात मान पाना थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन मशीन खराब नहीं हो सकती, इसलिए उसने ये बात मान ली थी कि खैर अभी भी जिन्वो को कंफर्मली नहीं कहा जा सकता कि वो एस रैंक पर पहुंच चुका है। इसका मतलब उसकी रैंक को फिर से चेक किया जाएगा। खैर अगर वो सच में एक एस रैंक हंटर है तो ये कोरिया की हिस्ट्री में 10th एस रैंक हंटर होगा। अभी जब वहाँ पर सभी लोग इस बात को जानकर शॉक हो रहे थे तभी दूसरी तरफ वहाँ बिल्डिंग के बाहर हम चोया को देखते हैं। ये वही एस रैंक हंटर है जिससे हम पिछले पार्ट में मिल चुके हैं। ये अभी अपने साथियों से उस रेड गेट इंसिडेंट के बारे में पूछ रहा था कि वो किस तरह से इवॉल्व कर रही है। उसका साथी उसे इस बारे में इंफॉर्मेशन देता है और इसके बाद उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। ये आवाजें उस बिल्डिंग के अंदर से आ रही थी। बिल्डिंग के बारे में इन्हें पहले से ही पता है कि अंदर री रैंक टेस्ट हो रहा है जिसमें कि रैंक के बारे में पता चल रहा होगा, लेकिन उतना शोर सुनकर ये समझ चुके थे कि शायद किसी हंटर ने एस रैंक को टच कर लिया। अभी शोर कुछ ज्यादा ही था, इस वजह से चोया फैसला करता है कि वो अंदर जाकर उस हंटर से मिलेगा। अब चोया जैसे ही वहाँ अंदर आता है तो उस जगह पर मैनेजर जिन्वो को चोया के बारे में बताता है। चोया 5 टाइप मैजिशियन में से एक सबसे टॉप पर आता है और वो ऑलरेडी एक एस रैंक हंटर है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत भी नहीं है। खैर चोया अभी जिन्वो में थोड़ा सा इंटरेस्टेड था क्योंकि जिन्वो 10th एस रैंक हंटर हो सकता है। खैर अभी ये चीज कंफर्म नहीं है, इसी वजह से उस मैनेजर ने जिन्वो से कहा कि वो 3 दिन बाद फिर से आकर इस टेस्ट को दे। इसके लिए जिन्वो ने भी हाँ कर दी थी। इसके बाद जिन्वो वहाँ से जाने लगा था, लेकिन चोया उसे रोक कर उसे बात करना चाहता था, लेकिन जिन्वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। चोया को ये अपनी डिसरिस्पेक्ट लगती है, लेकिन एक पल के लिए उसे ये भी लगता है कि शायद जिन्वो को उसके बारे में नहीं पता होगा। खैर जब वो उस मैनेजर से इस बारे में पूछता है तो मैनेजर बताता है कि उसने जिन्वो को ऑलरेडी चोया के बारे में सब कुछ बता दिया है। ये सुनकर चोया बहुत ही ज्यादा हैरान था। खैर यहाँ पर अब चोया को भी जिन्वो के बारे में थोड़ी सी नॉलेज मिलती है। जिन्वो वही लड़का है जो कि रेड गेट इंसिडेंट में बचकर बाहर निकला था। खैर व्हाइट टाइगर गिल्ड के मेंबर्स को ही सिर्फ उस रेड गेट इंसिडेंट में भेजा गया था, लेकिन जिन्वो व्हाइट टाइगर गिल्ड से बिलोंग नहीं करता, फिर भी उसे जाने दिया। इस वजह से अब चोया भी जिन्वो को लेकर थोड़ा सा एक्साइटेड हो चुका था, मतलब उसे भी जिन्वो अपने गिल्ड में चाहिए। खैर जिन्वो वहाँ से चला गया था और जिन्वो के जाते ही वहाँ गेट पर बैक की एंट्री हुई। बैक मतलब व्हाइट टाइगर गिल्ड का वो लीडर जो कि जिन्वो को यहाँ होने की खबर सुनकर तुरंत यहाँ आने के लिए निकला था। खैर
अभी उसे हाफता हुआ देख चोया समझ गया था कि यहाँ किसके लिए आया है, लेकिन चोया भी यहाँ उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से बढ़ गया। जो चीज देखकर बैग भी जान जाता है कि चोया भी समझ चुका है कि वो यहाँ क्यों आया था। मतलब अब इन दोनों को जिन्वू अपने अपने गिल्ड में चाहिए। वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होकर रात पर आता है। हम देखते कि जिन्वू अभी हॉस्पिटल में अपनी मदर से मिलने के लिए आया था। वो अभी भी कोमा में है, लेकिन जिन्वू जानता है कि वो जल्दी उन्हें होश में ले आएगा। खैर वो फिर से उनसे थोड़ा इंतजार करने का कहकर वहाँ से जाने लगता है। बाहर आते ही उसकी मुलाकात वूजिन से होती है, जो कि असल में हंटर एसोसिएशन का चीफ है। मतलब वो हंटर एसोसिएशन है, उसका जो चेयरमैन है गनी वूजिन उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है और असल में ये ए रैंक हंटर है। तो अभी ये जिन्वू का ही यहाँ इंतजार कर रहा था। वो जिन्वू से कहता है कि तुम्हें वहाँ चोया को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। किसी भी दूसरे हंटर को इग्नोर करना उसकी डिसरिस्पेक्ट करना जैसा होता है। ये सुनकर जिन्वू पूछता है कि क्या तुम लोग मुझ पर नजर रख रहे हो? जिस पर जिन्वू कहता है कि हाँ, हम हर किसी पर नजर रखते हैं, लेकिन जिंदा करने की बात नहीं है। हम तुम पर क्रिमिनल जैसे नजर नहीं रखे, ये बस सेफ्टी के लिए रहता है। खैर वो यहाँ पर अभी जिन्वू को बताने के लिए आया था कि कोई जिन्वू से मिलना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन्वू से और कोई नहीं बल्कि हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन गनी मिलना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये यहाँ पर जिन्वू को कांग्रेचुलेशन कहता है, क्योंकि भले ही अबे जिन्वू को 3 दिन का टाइम दिया गया हो फिर से उस टेस्ट को देने के लिए, लेकिन एक बार अगर वो मशीन में स्टे कर दी तो इसका मतलब सामने वाले हंटर का रैंक एस पहुंच चुका है। अभी गनी का भी यहाँ पर आने का वही सेम रीजन है जिस रीजन के चलते चोया और बैक जिन्वू से मिलना चाहते थे। गनी का भी खुद का एक गिल्ड है जिसे हंटर एसोसिएशन भी कहते हैं। तो वो अभी जिन्वू से यही चाहता है कि जिन्वू अगर चाहे तो उनके गिल्ड को ज्वाइन कर सकता है। वो जिन्वू को बताता है कि हंटर एसोसिएशन बाकी गिल्ड से बड़ा है, लेकिन वो जिन्वू को उतना फेम पैसा नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ जिन्वू को दूसरी चीज मिल सकती है। अभी गनी के हिसाब से गनी के अलावा जो हंटर एसोसिएशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है वो है वूजिन, जो कि ए रैंक पर है, और गनी एस रैंक पर है, जो कि जल्दी रिटायर हो जाएंगे। मतलब अगला हंटर एसोसिएशन का लीडर वो जिन्वू बनेगा। अभी वो जिन्वू से यही चाहते थे कि जिन्वू उनके हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन कर ले, अगर वो ऐसा चाहता हो तो। लेकिन जिन्वू ऐसा नहीं चाहता। वो कहता है कि ये सब पॉलिटिक्स की चीजें हैं और मैं एक हंटर हूँ जिसकी जगह डेंजर्स में ना कि इस तरह की गिल्ड्स को चलाने में है, इसलिए मुझे आपकी गिल्ड को ज्वाइन नहीं करना। जिन्वू बताता है कि वो ये चीज अच्छे से समझ रहा है कि अगर वो इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो ये उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि हंटर एसोसिएशन का डायरेक्टली चेयरमैन बन जाना एक बहुत ही बड़ी बात होगी। पर जिन्वू ऐसा करना नहीं चाहता। इतना कहते हुए बोलता है कि अब मुझे चलना चाहिए, बहुत रात हो चुकी है और मेरी सिस्टर घर पर अकेली होगी। इतना कहते हुए वो वहाँ से चला गया था। खैर जिन्वू की बात सुनकर अभी गनी ने अपना हाथ तुरंत ही अपने दिल पर रखा और मन में कहा कि अगर वो जिन्वू की जगह पर होता या फिर उसकी एज के मुकाबले थोड़ा कम होता तो वो भी यही फैसला करते, क्योंकि वो भी अभी इस तरह की पॉलिटिक्स में नहीं फंसना चाहते। उन्हें भी डेंजर्स में ज्यादा मजा आता है, लेकिन अब उनकी एज हो चुकी है इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ वहाँ जिन्वू अभी वापस लौटते वक्त मन में यही सोच रहा था कि उसे अपनी रैंक का जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, साथ ही उसे अपनी मदर को भी जल्द से जल्द ठीक करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे उसकी रैंक के बारे में दूसरे गिल्ड या लोगों को पता चल रहा है वैसे वैसे ही वो सभी जिन्वू में इंटरेस्टेड होते जा रहे हैं, जो कि देखा जाए तो सही नहीं है। गनी ने जिन्वू को एक और बात बताई थी, कोरिया के अंदर टोटल 5 मेजर गिल्ड्स हैं जो कि जिन्वू को अपना साथ करना चाहते हैं, क्योंकि जिन्वू ऐसे रैंक पर पहुंच चुका है जिन्वू किसी एक को ही चुन सकता है। इसलिए जिन्वू जिस भी गिल्ड को चुनेगा इससे बाकी चारों गिल्ड में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये चीज जिन्वू को स्पेशली समझाई थी। खैर जिन्वू वहाँ से वापस लौट गया, जिसके बाद सीन चेंज होकर सीधा गोंगसक पर आता है। गोंगसक अभी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, जहाँ उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। उसकी बॉडी पर बहुत सारे बैंडेजेस लगे हुए हैं और साथ ही उसके चेहरे की भी हाल खराब है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि इवान ने उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा। वैसे जो प्रोफेशनल जिन्होंने गोंगसुक को वहाँ बुलाया था इवान से बात करने के लिए, उनमें से एक गोंगसुक के पास आकर उससे पूछता है कि गोंगसुक को क्या लगता है कि क्या सच में वो आदमी एक मैजिकल बीस्ट है। अभी गोंगसुक इतनी बुरी तरह से पीटा था कि उसने तुरंत ही इस बात पर अग्री कर दिया था। वो कहता है कि हाँ सच में वो एक मैजिकल बीस्ट ही है, तभी वो इतना ज्यादा ताकतवर था। खैर जाने से पहले वो आदमी गोंगसुक से बोलता है कि अभी वो लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब गोंगसुक ही उस आदमी को नहीं हरा पाया तो वो लोग क्या ही कर लेंगे। साथ ही वो कहता है कि जब उस आदमी ने तुम्हें हराया था तो उसने तुम्हारे चेस्ट पर अपना पैर रखते हुए कहा था कि तुम उसकी फैमिली से दूर रहो, अगर तुमने कुछ गलत करने की कोशिश की तो अगली बार तुम जिंदा नहीं बचोगे। खैर उस आदमी ने गोंगसुक को इसलिए बताया क्योंकि गोंगसुक तब बेहोश हो चुका था। अभी उस आदमी की बात सुनकर गोंगसुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे अपने अंदर बहुत बेइज्जती महसूस होती है। इस वजह से वो फैसला करता है कि वो इवान से फिर से जाकर लड़ेगा। खैर अभी उसकी हालत खराब है इसलिए अभी तो वो नहीं जा सकता, लेकिन उसने फैसला किया कि थोड़ी सी हालत ठीक होने के बाद वो अपने लिए कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट खरीदेगा जो कि अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। असल में ऐसे आर्टिफैक्ट सेल किए जाते हैं जो कि डेंजर्स में मिलते हैं, और ऐसे ही एक आर्टिफैक्ट की जरूरत जिन्वू को है, इसलिए इस वक्त वो अभी अपने कंप्यूटर में बैठकर उसी आर्टिफैक्ट को ढूंढ रहा था। खैर इस तरह के आर्टिफैक्ट बहुत ही महंगे दाम पर मिलता है, मतलब जिन्वू को बहुत
बहुत ज्यादा पैसा देने होंगे, जो कि जिन्हों के पास नहीं है। और अगर उसके पास पैसे कहीं से आ भी जाए तो अभी वो एस रैंक पर नहीं पहुंचा है और ना ही उसने इस तरह के मिशन पूरे किए हैं कि वो इस चीज के बारे में सफाई दे सके कि उसके पास पैसे आए कहाँ से। खैर, पैसे के लिए वो अपने आर्टिफैक्ट भी सेल कर सकता है जो कि उसे सीक्रेट डंजन में से मिले, लेकिन बात फिर भी वहीं आ जाती है कि आखिर उसके पास वो आर्टिफैक्ट आए कहाँ से, क्योंकि अभी तो वो सिर्फ ई रैंक हंटर है। वैसे अभी जब वो यही सोच रहा था तभी कंप्यूटर उसे एक रेड के बारे में बताता है। ये कुछ माइनर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें एक ए रैंक हंटर की जरूरत है। खैर, जिन्हों ने वो एक्सेप्ट नहीं किया। ये भी थोड़ी देर बाद हमें पता चलेगा। अभी के लिए सीन चेंज हो चुका था। सीन चेंज होकर वहाँ गन ही पर आता है जो कि अभी अपनी कंप्यूटर में जिन्हों के पास के बारे में देख रहा है। जिन्हों ने जब हंटर बनने का डिसाइड किया तो उसकी एज करीब 24 साल की थी और शुरुआत से ही वो ई रैंक हंटर ही है और कमजोर है, इसलिए उसकी फोटो ही देखकर पता चल रहा है कि वो बहुत कमजोर है। गनी अभी हैरान है क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि ये फोटो में वही लड़का है जिससे अभी वो एक दिन पहले मिला। खैर, वो अपने असिस्टेंट वो जिन से जिन्हों के बारे में थोड़ी डिटेल मांगता है तो वो जिन बताता है कि जिन्हों के पास्ट को और अभी को मैच करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिन्हों के पास को देखा जाए तो उसे एक छोटे से छोटे डंजन के बाद बहुत ही सीरियस चोट आई थी जिनसे वो किसी तरह से लड़कर फिर से डंजन में जाना कंटिन्यू करते जा रहा था। वो बताता है कि जिन वो अभी हंटिंग से ज्यादा पैसे अपनी मदर के ट्रीटमेंट और अपनी बहन की पढ़ाई के लिए यूज करता है। ये सुनकर गनी थोड़ा सा इम्प्रेस और थोड़ा सा शॉक में था। वो कह रहा था कि आजकल की यूथ में इतना डेडिकेशन मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। खैर, तब जिन वो बताता है कि अभी अभी जिन्हों ने एक माइनर के ग्रुप की रेड को एक्सेप्ट किया है जो कि एक ई रैंक हंटर ढूंढ रहे थे। ये सुनकर गनी कहने लगता है कि ये लड़का कब क्या करेगा, ये चीज सोच पाना लगभग नामुमकिन है। वैसे इसके बाद सीन चेंज होकर डायरेक्ट जिन्हों पर आ चुका था जो कि उस जगह पर पहुंच चुका है। वैसे उस रेड का जो बॉस है, मतलब जिसने लोगों को हायर किया है, वो जिन्हों के पास आकर उससे पूछता है कि क्या जिन्हों ई रैंक पर है, जिस पर जिन्हों हाँ करता है। खैर, जिन्हों की जो फिजिकल हेल्थ है, मतलब उसकी बॉडी वगैरह को देखकर बॉस को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो जिन्हों से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन लोगों ने सब कुछ पहले से अच्छी तरह से प्लान कर लिया है, इसलिए जिन्हों को प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिन्हों की ही तरह यहाँ पर और भी कई सारे लोग हैं जो कि ई रैंक और डी रैंक पर हैं, इसलिए जिन्हों को चिंता करने की जरूरत नहीं। खैर, बॉस वहाँ से चला गया था। जिन्हों अभी मन में सोच रहा था कि इस तरह की जो रेड होती है इसमें 3 टाइप की टीम्स बनाई जाती हैं। पहली टीम होती है अटैक टीम जो कि डंजन के अंदर जाकर सभी मॉन्स्टर को खत्म करती है, और उसके बाद आती है माइनर्स की टीम जो कि अंदर घुसकर सभी क्रिस्टल को माइन करते हुए निकाल कर कलेक्ट करती है। और फिर एक कलेक्टिंग टीम भी अलग से बनाई जाती है जो कि उन पहले मरे हुए मॉन्स्टर की बॉडी से मिलने वाले रेयर आइटम्स को कलेक्ट करती है। जिन्हों अभी सेकंड टीम में है, मतलब उसे क्रिस्टल माइनिंग का काम दिया गया है। वैसे जिन्हों ने ये काम असल में इसलिए चुना क्योंकि जिन्हों आज के दिन फ्री था और उसे यहाँ पर अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं क्योंकि ये मिशन थोड़ा सा मुश्किल है, और इसी वजह से यहाँ जो टीम थी उसके लिए चोया को चुन लिया गया जो कि एस रैंक हंटर है। हम देखते हैं कि चोया वहाँ उस डंजन में ऑलरेडी पहुंच चुका है और उसने अपने एक ही अटैक में अपने साथियों के साथ मिलकर पूरे डंजन को क्लियर कर दिया है। ये असल में एक ई रैंक डंजन था जिसे चोया ने कुछ ही सेकंड्स में क्लियर कर दिया, मतलब अंदर के बॉस को छोड़कर बाकी सारे मॉन्स्टर मारे जा चुके हैं। यही बात बताते हुए चोया उस डंजन से बाहर आता है और बॉस से कहता है कि अब वो अपना काम शुरू कर सकता है, जिसके बाद बॉस ने अपने सभी माइनर्स को अंदर जाने की परमिशन दे दी थी। वैसे यहाँ गेट से चोया के बाद चाय निकल कर आती है। अभी सभी हंटर्स की नजर चाय पर थी क्योंकि वो सुंदर है। वैसे चाय असल में हंटर्स गिल्ड, मतलब जिस गिल्ड का लीडर चोया है उसकी सेकंड कमांडर है, और चाय कोरिया की 9th एस रैंक हंटर है। इसी वजह से कई सारे हंटर का उस पर क्रश है। खैर, यहाँ पर बॉस ने बाकी सारे मॉन्स्टर, माइनर्स और कलेक्टर्स को अंदर भेज दिया था। वो अंदर आकर माइनिंग शुरू कर देते हैं। जिन्हों अभी यहाँ अपने काम में तो लग गया था, लेकिन साथ ही साथ अभी उसे उसी डंजन के बॉस की एनर्जी महसूस हो रही थी। जिन्हों महसूस करता है कि यहाँ जो बॉस है वो सीक्रेट डंजन की मेडिस और वल्कन से ज्यादा ताकतवर है। अब ना जाने क्यों जिन्हों को अंदर से फीलिंग आ रही थी कि उसे इस बॉस से फाइट करनी चाहिए क्योंकि जिन्हों उसकी पावर को देखना चाहता है, लेकिन अभी वो यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि अभी आसपास बाकी सभी माइनर्स भी हैं। अभी वो उन्हीं के काम में मदद करने वाला है। इसी बीच जिन्हों उनकी बातें सुन रहा था। जिन्हों अकेले यहाँ ई रैंक वाला है क्योंकि बाकी सभी उससे थोड़ी ऊपर रैंक के हैं, इसलिए वो जिन्हों का मजाक उड़ा रहे थे। इतने में ही एक आदमी आकर जिन्हों से टकरा जाता है और जिन्हों को नीचा दिखाने लगता है, लेकिन जिन्हों बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ देखता है, जिसके बाद वो आदमी खुद ब खुद डर गया था और वापस अपने काम धंधे पर लग चुका था। इधर जिन्हों ने अपने कपड़े उतारते हुए काम करना शुरू कर दिया था, जिससे बाकी सभी लोग समझ चुके थे कि ये लड़का ई रैंक पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। खैर, जिन्हों ताकत
पर इस चीज में उनका ही फायदा है क्योंकि काम जल्दी होगा। वैसे अब इसी तरह से काम करते करते दोपहर हो जाती है और लंच का समय हो जाता है, जिसके बाद सभी माइनर्स और कलेक्टर्स वहाँ उस डंजन से बाहर निकल गए थे लंच करने के लिए। यही देखकर वो तुरंत ही उस चैम्बर की तरफ भागता है जहाँ वो बॉस है। जिन्वू अभी भागते हुए सोच रहा था कि अगर जिन्वू ने उस बॉस को हरा दिया तो ये डंजन बंद हो जाएगा, मतलब इस डंजन के अंदर के जो क्रिस्टल हैं वो वेस्ट हो जाएंगे और इससे गिल्ड का नुकसान होगा। लेकिन जिन्वू को उस बॉस को हराना है, इसलिए जिन्वू को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। खैर अभी जब जिन्वू उस चैम्बर के सामने था तभी अचानक से उसे कोई आवाज लगाता है। ये और कोई नहीं बल्कि चाय थी। चाय यहाँ पर कब आई इस चीज के बारे में जिन्वू को भी नहीं पता चला, लेकिन चाय इस चीज के लिए फेमस है क्योंकि उसकी प्रेजेंस को कोई महसूस नहीं कर पाता। खैर चाय ने अभी अपने चेहरे पर एक रुमाल लगा रखा था। वो जिन्वू से पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जिन्वू तुरंत ही झूठ कह देता है कि वो रास्ता भूल गया था इसलिए गलती से यहाँ आ गया। वैसे जिन्वू को लगा था कि शायद चाय गुस्सा करेगी क्योंकि एस रैंक हंटर थोड़े से चिड़चिड़े होते हैं, लेकिन चाय ने गुस्सा नहीं किया, इसलिए जिन्वू भी चुपचाप वहाँ से जाने लगा था। जिन्वू बहुत ही शांति से उसके पास से निकल जाता है, लेकिन चाय को कुछ अजीब महसूस होता है। वो जिन्वू को रोकती है। अभी ना जाने क्यों वो थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रही थी, मतलब वो स्मेल करने की कोशिश करती है। असल में चाय को हर हंटर के अंदर से अजीब सी स्मेल आती है जो कि जिन्वू के अंदर से उसे नहीं आ रही, इसलिए वो थोड़ी सी हैरान थी। बाद में वो जिन्वू की आईडी कार्ड को देखती है और उसे पता चलता है कि जिन्वू ई रैंक हंटर है। वो जिन्वू से कहती है कि आगे से वो ख्याल रखेगी कि इस तरह से आने से उनकी पूरी टीम खतरे में पड़ सकती है। जिन्वू इस पर हाँ करता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में जिन्वू के साथी माइनर्स जो जिन्वू को कांग्रेचुलेशन कह रहे थे क्योंकि जिन्वू चाय के इतने करीब आ पाया, और वो लोग बस इतना अभी तक सोच ही पाते हैं। वो बताते हैं कि चाय का काम है इन लोगों को प्रोटेक्ट करना, इसी वजह से लंच के समय वो हमेशा अंदर डंजन में ही घूमती है, जिससे कि अगर कोई माइनर गलती से बॉस की चैम्बर की तरफ चला जाए तो वो उसे रोक सके। वैसे बस चाय की एक ही बात अजीब है कि वो हमेशा अपने चेहरे पर एक कपड़ा रखती है जिससे कि उसे बाकी हंटर की स्मेल आए, लेकिन जिन्वू के केस में ऐसा नहीं था। जिन्वू मन में सोचता है कि यही सेम चीज उसने रेड गेट इंसिडेंट के दौरान महसूस की थी। वहाँ पर उसकी मुलाकात बरूका से हुई थी, जिसे अंदर से ऐसी फीलिंग नहीं आ रही थी कि वो जिन्वू से फाइट करे या जिन्वू को खत्म करे। उसने जिन्वू को जाने तक का कह दिया था। जिन्वू सोच रहा था कि ये चीज उसके सिस्टम के कारण हो रही है, लेकिन जिन्वू को अभी तक इन मिस्ट्रीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। खैर बाद में ये लोग काम पर लग चुके थे और फिर शाम होते होते इनका काम पूरा हो गया था, जिसके बाद इनके बॉस ने इन्हें पेमेंट कर दी थी। अभी जब बॉस जिन्वू को पेमेंट दे रहा था तो वो जिन्वू के काम से बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि जिन्वू ने बहुत अच्छे से काम किया और देखा जाए तो उसने बाकी माइनर से ज्यादा काम किया है। इसी वजह से बॉस जिन्वू को अपने टीम में एक परमानेंट मेंबर बनाना चाहता है, लेकिन जिन्वू मना कर देता है और बताता है कि आज वो फ्री था इसलिए यहाँ पर आ पाया। खैर बॉस को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बॉस कहता है कि ठीक है, पर क्या तुम कल फिर से आ सकते हो। वैसे तो जिन्वू मना करने वाला था, लेकिन बॉस बताता है कि कल उन्हें 2 रेड संभालनी है। ये एक डबल रेड होगी जिसमें पहली रेड एक ई रैंक रेड है और दूसरी है सी रैंक। अभी उस बॉस का बिहेवियर भी अच्छा है और साथ ही वो आदमी भी अच्छा लग रहा है, इसी वजह से जिन्वू हाँ कर देता है। और वैसे भी 2 रेड पूरी करने के बाद जिन्वू को थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाएंगे और उसे पैसे की जरूरत भी है। खैर इस चीज पर खुश होते हुए बॉस जिन्वू से कहता है कि वो इस चीज के लिए जिन्वू को डबल पेमेंट देगा। बाद में इसके बाद जिन्वू घर लौट आया था, लेकिन अभी के लिए सीन चाहे पर आता है। वो अभी अपने घर पर आ चुकी थी, लेकिन वो जिन्वू के बारे में नहीं भूल पाई। वो अभी जिन्वू के बारे में ही सोच रही थी क्योंकि पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ है कि किसी हंटर से मिलने के बाद उसे थोड़ी अलग फीलिंग आई हो। वो जिन्वू के बारे में और ज्यादा जानना चाहती है, इसलिए वो उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करती है, लेकिन जिन्वू की इन्फॉर्मेशन लॉक्ड है, मतलब कोई भी उसकी इन्फॉर्मेशन को इतनी आसानी से नहीं निकाल सकता। लेकिन यहाँ उसे ये चीज जरूर पता चलती है कि उसके गिल्ड का लीडर मतलब हंटर गिल्ड का लीडर चोए भी जिन्वू की इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता है। इससे वो और ज्यादा सोच में पड़ गई थी कि आखिर जिन्वू कौन है। खैर यही सोचते हुए वो रात भर नहीं सो पाई। दूसरी तरफ वहाँ जिन्वू ने सो लिया था, इसलिए वो सुबह अपने काम धंधे पर पहुंच गया। वहाँ सभी लोग उसे देखकर खुश थे क्योंकि जिन्वू उनके लिए अच्छा साबित हुआ है। असल में जिन्वू उन सबसे ज्यादा काम करता है, इसलिए वो खुश है। जिन्वू भी अभी उसकी स्माइल देखकर अपनी पूरी टीम को याद कर रहा था। वो यही टीम थी जो कि उसके साथ डबल डंजन रेड में शामिल थी। वो भी जिन्वू के साथ हमेशा इसी तरह से बिहेव करते थे। जिन्वू भी इनकी स्माइल देखकर फैसला करता है कि वो आज और ज्यादा काम करेगा, जिससे इन्हें उतना काम करना ना पड़े। जिन्वू वैसे भी अपनी फिजिकल हेल्थ को और ज्यादा अच्छा करना चाहता है, इसी वजह से उसे काम करना पसंद है। काम शुरू होता है और जिन्वू किसी भी नॉर्मल माइनर से कई गुना ज्यादा काम कर फिर से बॉस को इम्प्रेस कर देता है। बॉस जिन्वू को अपनी टीम में परमानेंटली लेना चाहता है, इसी वजह से वो जिन्वू को 5 गुना ज्यादा सैलरी देने का ऑफर दे रहा है। पर जिन्वू अभी इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए डंजन में जाकर बॉस से लड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे माइनिंग में इंटरेस्ट नहीं है, अभी वो फ्री है इसलिए ये काम कर रहा है। खैर इतने में ही वहाँ पर एक हंटर की एंट्री होती है।
ये हंटर सेकेंडरी टीम का कैप्टन है जो कि अपने साथ एक और मेंबर लेके जाना चाहता है डंजन के अंदर मॉन्स्टर क्लियर करने के लिए। असल में जिस तरह से हमने पिछले दिन चोए को देखा अटैक टीम का लीडर बनकर अंदर जाकर मॉन्स्टर खत्म करते हुए, सेम ऐसे ही यहाँ पर है। लेकिन ये सेकेंडरी टीम है, मतलब एक टीम ऑलरेडी अंदर जाकर मॉन्स्टर खत्म कर चुकी है। ये सेकेंडरी टीम के लिए अभी सिलेक्शन हो रही है जिसके लिए ऑलरेडी कई सारे मेंबर्स हैं। इन्हें बस एक और मेंबर की जरूरत थी। यहाँ वो जो कैप्टन था वो बात कर रहा था कि वो अच्छे खासे पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन बॉस कहता है कि ये बस पैसे की बात नहीं है, ये काम बहुत ही रिस्की है, इसलिए वो किसी को भी अपनी मर्जी से नहीं भेज सकता और बाकी कोई भी खुद ब खुद अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहता। लेकिन इतने में ही जिन्वू अपना हाथ खड़ा कर देता है जो देखकर बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अभी उन्हें भी जिन्वू की चिंता थी, इसलिए वो जिन्वू को समझा रहे थे कि पैसे के लिए इस तरह के मिशन को एक्सेप्ट करना ठीक नहीं है। लेकिन जिन्वू खुद की पावर के बारे में जानता है, इसलिए उसने इस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया था। वैसे वहाँ से अंदर जाते वक्त जिन्वू को महसूस हो रहा था कि सेम ऐसी एनर्जी उसे रेड गेट इंसिडेंट के दौरान महसूस हुई थी, मतलब थोड़ी सी गड़बड़ है। लेकिन फिर भी ये एनर्जी कल के डंजन जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब कल के डंजन में उसने जिस बॉस की एनर्जी को महसूस किया ये एनर्जी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मतलब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। साथ ही जिन्वू यहाँ पर उस पहले वाली टीम को भी देखता है और दूसरी तरफ और दूसरी टीम को भी देखता है। पहली टीम ने सारे पावरफुल मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है, इसलिए उतनी ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। और ये चीज अभी इस सेकेंडरी टीम की एक लेडी जिन्वू को समझा रही थी, ये कहते हुए कि जिन्वू को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, अंदर इतने भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर नहीं मिलेंगे और जो होंगे उन्हें ये लोग संभाल लेंगे। जिन्वू अभी इस गिल्ड से थोड़ा सा इम्प्रेस भी है क्योंकि सेकेंडरी टीम में भी इन्होंने इतने अच्छे खासे हंटर्स को ऐड किया। इतने अच्छे हंटर से उसका मतलब यहाँ पर ये था कि इस सेकेंडरी टीम में टोटल 6 ए रैंक हंटर है और 3 बी रैंक, मतलब उन्होंने जो पावरफुल हंटर्स को ऐड किया है वो सेकेंडरी टीम में है। ये चीज सच में तारीफ के काबिल है। वैसे वो लेडी जिन्वू को ये भी बताती है कि उनका जो कैप्टन है, मतलब वही लड़का जो कि जिन्वू को यहाँ लेकर आया, उसका नाम किहून है और वो हंटर गिल्ड में भले ही टॉप की पोजीशन पर न हो लेकिन फिर भी कैप्टन और वाइस कैप्टन के बाद सबसे पावरफुल माना जाता है। असल में किहून ए रैंक हंटर है और वो हंटर गिल्ड की स्ट्राइक टीम बी रैंक का है, मतलब जो स्ट्राइक टीम ए है उसमें चोया और चा है और सेम वैसे ही जो स्ट्राइक टीम बी है उसका कैप्टन है किहून। वो लेडी अभी जिन्वू से यही कह रही थी कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, वो अपने कैप्टन पर भरोसा कर सकता है। खैर इतने में ही अचानक जिन्वू को एक एनर्जी महसूस होती है और वहाँ बाकी सभी लोग तुरंत ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस दौरान किहून ने कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था लेकिन पूरी टीम ऑलरेडी तैयार हो गई। इस चीज से जिन्वू इम्प्रेस था। खैर इतने में ही अचानक से एक वुल्फ का ग्रुप आकर उन पर हमला करता है जिनसे ये लोग लड़ने लग जाते हैं। जिन्वू अभी दूर खड़ा हुआ था क्योंकि जिन्वू का काम लड़ने का नहीं है। वहाँ उन सभी लोगों ने बहुत ही आसानी से उस वुल्फ के ग्रुप को हरा दिया था, लेकिन वो हैरान थे क्योंकि इस तरह के वुल्फ ए रैंक के डंजन में नहीं रहते। ये वुल्फ सी रैंक के मॉन्स्टर हैं जो कि ए रैंक के डंजन के एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए ये लोग हैरान हैं। लेकिन तभी जिन्वू की नजर उन वुल्फ की गर्दन पर पड़ती है जहाँ एक कॉलर थी। जिन्वू उनसे कहता है कि जरूर यहाँ कुछ दूसरे पावरफुल मॉन्स्टर हैं जो कि इन वुल्फ को एज अ पेट कंट्रोल कर रहे हैं और उन्होंने ही शायद इन्हें हम पर हमला करने के लिए भेजा है। ये चीज बिल्कुल सही थी और इसे साबित करने में ज्यादा समय भी नहीं लगा क्योंकि तभी वहाँ एक और का सबसे बड़ा ग्रुप आ गया जो कि बहुत ही बड़े और खतरनाक थे। उनमें से ही एक और का अपना स्पीयर सीधा किहून की तरफ फेंकता है जो कि सीधा जाकर किहून की शील्ड से टकराता है और किहून भी अभी उनकी स्ट्रेंथ को देखकर बहुत ही हैरान था। वैसे अभी सिचुएशन को संभालने के लिए उनकी टीम का टैंक आगे आकर उन और को अपनी तरफ फोकस करवाता है, लेकिन इन और के पास सोचने की पावर है, इस वजह से वो इस तरह की चाल में नहीं फंस सकते। उनमें से कुछ तो अभी उस टैंक की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन कुछ जंप करते हुए पीछे बाकी मेंबर्स पर हमला करने लगे, जिस वजह से अभी उन्हें भी लड़ना शुरू करना पड़ा। यह मैजिशियन अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन और की बॉडी इतनी ज्यादा बड़ी और हार्ड है कि इस तरह के मैजिक का उन पर कोई ज्यादा असर नहीं हो रहा। वही उनकी टीम की विच अपनी मैजिकल पावर से उन और को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उन और की स्ट्रेंथ के आगे उसकी ये पावर काम नहीं आती। इनकी टीम में एक मैजिशियन और है जो कि समनिंग मैजिक जानता है, इस वजह से वो अपनी एनर्जी से कुछ फायर मैजिक को समन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो एक वक्त पर सिर्फ 2 मैजिक को समन कर पाता है जो कि ज्यादा काम नहीं आए। दूसरी तरफ हम वहाँ फायर टीम मेंबर्स को भी देखते हैं जो कि स्ट्रेंथ के दम पर लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये चीज काम भी नहीं आ रही थी। अभी ये सिचुएशन देखते हुए किहून सभी से कहता है कि हमें 3 टीम्स में डिवाइड करनी होगी क्योंकि ये ऑर्क बहुत ज्यादा खतरनाक है। किहून जानता है कि ए रैंक की टीम आराम से सरवाइव कर सकती है लेकिन बी रैंक की नहीं क्योंकि वो कमजोर है, इस वजह से वो टीम बना रहे हैं जिससे बी रैंक की टीम को सरवाइव करने में थोड़ी सी आसानी हो। लेकिन अभी उन ऑर्क से लड़ पाना मुश्किल है, वो ऑर्क ज्यादा है, इस वजह से एक टीम को एक से ज्यादा ऑर्क से फाइट करनी पड़ रही थी। खैर अचानक ही एक
ऑर्क बी रैंक हंटर का हाथ बीच से काट देता है। इस वजह से वो हंटर वहीं गिर चुका था। वो ऑर्क उसे खत्म करने वाला था, लेकिन इतने में ही वो ए रैंक वाली विच आगे आकर उस ऑर्क को संभालने लगती है। पर ये चीज उसके लिए इतनी आसान नहीं है। इस तरफ हम उसी लेडी को देखते हैं जिसने जिन्वू से कहा था कि वो चिंता ना करे। वो लेडी असल में एक हीलर है, वो अपना काम कर रही है। वो यहाँ उस लड़की के पास आती है जिसके हाथ को वो अभी अभी उस ऑर्क ने काट दिया। वो उसे हील करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतने में ही वही ऑर्क वहाँ पीछे से आकर उस पर हमला करने लगता है। वो इन्हें खत्म कर देता है, लेकिन अचानक ही किसी तरह की इनविजिबल मैजिक फोर्स से उस ऑर्क को वहीं पीछे रुकना पड़ता है। ये चीज इन्हें समझ में नहीं आती, लेकिन उस चीज को समझने का अभी इनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि इन्हें बाकी ऑर्क को संभालना था। खैर लड़ते वक्त ये लोग नोटिस करते हैं कि उन सभी ऑर्क की स्पीड थोड़ी कम हो चुकी है। ये बात समझ पाना थोड़ा आसान था कि किसी तरह का फोर्स उनकी मदद कर रहा है, लेकिन वो फोर्स दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो क्या है ये चीज नहीं पता। वैसे ये और कोई नहीं बल्कि जिन्वू है, जो कि भले ही यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया था, लेकिन फिर भी वो इन लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि उसे भी ये लोग अच्छे लगे, इसलिए वो उनकी मदद कर रहा है। वो अभी अपनी स्पीड की मदद से बहुत ही तेजी से मूव कर रहा था, इसी वजह से वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। खैर यहाँ सभी की मदद करने के बाद जब फाइनली वो सारे ऑर्क मारे जाते हैं तो जिन्वू अपनी जगह पर जाकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। सभी लोग उसे नॉर्मल खड़ा हुआ देखते हैं, इसलिए किसी को भी उस पर डाउट नहीं था। अभी क्यूइन को लग रहा था कि शायद ये काम उस फाइटर मैजिशियन का है, लेकिन वो बताती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो तो नॉर्मल लड़ने में बिजी थी। वैसे वहीं वो विच भी थी जो कि समझ चुकी थी कि ये काम जिन्वू का है। शायद उसने किसी तरह से जिन्वू की एनर्जी को महसूस कर लिया, या फिर इसका कारण कुछ और भी होगा, लेकिन वो सोच रहे थे कि जिन्वू खुद इस बात को किसी के सामने नहीं लाना चाहता, इस वजह से वो इतना तेजी से मूव कर रहा था। इसलिए वो जिन्वू की सोच की रिस्पेक्ट करते हुए ये बात किसी को भी नहीं बताती। वैसे अभी सभी लोगों को लग रहा था कि शायद क्यून आगे बढ़ने का कहेगा, लेकिन सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि क्यून कहता है कि हमें वापस लौटना चाहिए। क्यून एक अच्छा लीडर, इसलिए वो जानता है कि किस तरह से डेंजर में और आगे बढ़कर ये लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। पहले ही एक टीम मेंबर को बहुत ज्यादा सीरियस चोट लगी है, इसलिए इस समय वापस लौट जाना ही सही होगा, और बाद में दूसरी टीम के साथ ये लोग फिर से आ सकते हैं। यही सोचकर ये लोग लौट चुके थे, लेकिन जिस पोर्टल से ये यहाँ आए थे वो पोर्टल एक बैरियर के थ्रू लॉक हो चुका है। मतलब अभी लोग यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। यहाँ पर सब कुछ सेम रेड गेट इंसिडेंट जैसा ही हो रहा था, बस एक चीज डिफरेंट और पॉजिटिव है कि इस बैरियर को तोड़ा जा सकता है। मतलब यहाँ जो पोर्टल है इसे वापस से पहले की तरह एक्टिवेट किया जा सकता है। ये चीज वही विच कह रही थी। वो बोलते हैं कि वो ऐसा कर लेगी, लेकिन इसके लिए उसे थोड़ा सा समय चाहिए। खैर अचानक ही इन सभी को एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी, या यूं कह लो कि एक एनर्जी का फोर्स महसूस होता है, जो कि बी रैंक हंटर्स को भी महसूस हो रहा था। जिन्वू इस चीज से हैरान था, क्योंकि जो पावरफुल फोर्स होते हैं उन्हें सिर्फ पावरफुल हंटर ही महसूस कर पाते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। इस वजह से इसे बी रैंक के हंटर तक महसूस कर पा रहे हैं। खैर इस फोर्स को महसूस करने के बाद तुरंत ही वहाँ वो उस बिच और बाकी सारे उसके साथियों ने उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। उन्हें इस चीज में समय लगने वाला था, इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक ही उन सभी के मुंह से खून निकलने लगता है। ऐसा भी पीछे खड़े हुए कुछ दूसरे साथियों के साथ भी हो रहा था। मतलब वो जो एनर्जी प्रेशर है वो कुछ सच में ज्यादा ही है, लेकिन अचानक वो एनर्जी प्रेशर रुक गया। ये लोग इस चीज से हैरान थे, लेकिन जब ये पलटते हैं तो इन्हें पीछे वहाँ से पहले की तरह जैसे दिखने वाला टोटल 50 ऑर्क दिखाई देते हैं। इन सभी ऑर्क की बॉडी पर आर्मर था। इसका मतलब ये लोग इनसे नॉर्मली लड़ कर तो नहीं जीत सकते। मतलब ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। क्यून एक अच्छे लीडर की तरह यहाँ सबसे पहले आगे बढ़ता है, जिससे कि वो इन ऑर्क के लीडर से बात कर सके। वहाँ जो इनका लीडर था वो आगे आते हुए अपनी पावर का नमूना दिखाता है। मतलब वो खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो सच में ताकतवर है। वैसे अभी वो अपनी डेमोनिक लैंग्वेज में कुछ बोल रहा था, जो चीज किसी को भी समझ में नहीं आती, लेकिन उसके जो साथी थे वो वही सेम वर्ड रिपीट करने लगते हैं, जो कि अभी अभी उसने कहा। अचानक ही वो ह्यूमन लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देते हैं। वो बताते हैं कि उसका नाम कारगिल है और वो उनका लीडर है। अभी क्यून उससे पूछना चाहता था कि क्या इस गुफा में कोई कारगिल से ज्यादा ताकतवर है। जो बात सुनने के बाद कारगिल जोर जोर से हंसने लगता है, जिसका साफ मतलब ये है कि यहाँ कारगिल से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। मतलब ये लोग चाहकर भी कारगिल को नहीं हरा सकते। वैसे क्वीन उससे कहता है कि इस पोर्टल पर जो बैरियर लगा है क्या वो उसी ने लगाया है, तो कारगिल इस बात पर भी हाँ करता है। वैसे कारगिल थोड़ा सोचने के बाद इन्हें दो ऑप्शन देता है। वो कहता है कि क्या तुम सभी लोग यहीं पर मरो या फिर मेरे साथ चलकर मरोगे। अभी क्वीन समझ गया था कि बातों से भले ये दो ऑप्शन लग रहे हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मरना। इस वजह से वो उनके साथ जाने का फैसला करता है। वो सिर्फ क्वीन को साथ नहीं ले जा रहे, बल्कि वो सभी को साथ ले जा रहे हैं। अभी ये बात कर कारगिल वहाँ से चला गया था, और साथ ही उसके साथ ही इधर क्वीन को तुरंत ही जिन्वू को अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम सभी कारगिल पर हमला कर देंगे। वो जिन्वू को ये बात इसलिए
बता रहा था क्योंकि वो जिन्हों को अपने साथ लेकर नहीं जा रहा। जिन्हों को यहीं इस पोर्टल के पास रुकना है। जब वो लोग कारगिल पर हमला करेंगे तो ये चीज तो पक्की नहीं है कि वो कारगिल को हरा पाएंगे, लेकिन उनसे लड़ते वक्त शायद कारगिल अपनी पावर से इस बैरियर को कंटिन्यू न रख पाए। इसका मतलब कुछ देर के लिए शायद ये पोर्टल ओपन हो सकता है, इसलिए जिन्हों को शायद मौका मिल जाएगा यहाँ से निकलने का। वो बस जिन्हों को समझा रहा था कि जैसे वो बैरियर हट जाता है तो जिन्हों को इस पोर्टल से वापस लौटना है और फर्स्ट टीम को बताना है कि अंदर क्या हुआ। इतना कहते हुए वो वहाँ से आगे बढ़ गया। बाद में वो जो लेडी है जो कि जिन्हों को कह रहे थे कि चिंता मत करना, मतलब वही हीलर, वो जिन्हों के पास आकर उसे एक डायरी देने लगती है जिसमें उसकी वसीयत के बारे में लिखा हुआ था। वो जिन्हों से कहती है कि यहाँ क्या होने वाला है ये उसे नहीं पता, लेकिन अगर जिन्हों इस जगह से निकल जाता है तो ये डायरी वो जाकर उसकी फैमिली को दे दे। वो बताती है कि हंटर हमेशा इस तरह के मूवमेंट के लिए तैयार रहता है, इस वजह से उसने ऑलरेडी अपनी वसीयत बना रखी थी, बस वो कभी इसे अपनी फैमिली को नहीं दे पाई। उसे नहीं लगता कि आज वो लोग यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे, इसलिए अच्छा यही है कि वो जिन्हों को इस डायरी के साथ यहाँ से निकलने में मदद करे। यहाँ बाकी सभी अपनी अपनी डायरी जिसमें उनकी वसीयत है वो जिन्हों को देने लगे थे, मतलब वो सभी इस तरह की चीजों के लिए तैयार है ऑलरेडी। खैर जिन्हों को ये चीज सेम उसी डबल डेंजन की तरह लग रही थी, बस यहाँ फर्क इतना है कि उस टाइम पर उसके कुछ दोस्त खुद जान बचाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर ये सभी अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं जिससे कि जिन्हों यहाँ सेफली बाहर निकल सके। वैसे तभी सीन चेंज होकर इस डेंजन के बाहर आता है जहाँ चाहे आकर बॉस से पूछ रहे थे कि आखिर जिन्हों कहाँ पर है, तो बॉस बताता है कि जिन्हों सेकेंडरी टीम के साथ अंदर एज अ कैरियर गया है। कैरियर मतलब होता है टीम जो कि अपने साथ फाइटिंग का सामान लेकर जाता है या किसी भी तरह का दूसरा खाने पीने का सामान, वो सामान कैरियर करके अपने साथ ले जाता है। इस वजह से उन्हें एक आदमी की जरूरत थी और जिन्हों ने उस जॉब को चुना। वैसे अब सीन चेंज होकर वापस यहाँ जिन्हों पर आता है जो कि अभी उस ग्रुप के साथ उस जगह पहुंच चुका था जहाँ उन ऑर्क ने बुलाया है। ये जगह पूरी तरह के एक सिविलाइजेशन की तरह लग रही थी। सामने एक थ्रोन था जहाँ उन सभी ऑर्क का बॉस बैठा हुआ था। वो इन सभी को वेलकम करता है कीड़े मकोड़े बोलकर। वैसे जिन्हों यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि अगर जिन्हों पीछे रुक जाता तो ये लोग इजीली समझ जाते कि जरूर कुछ गड़बड़ है, और वो मेरी ही गलती थी कि मैंने कहा कि उस जिन्हों को वही रुकना चाहिए। असल में वो जिन्हों को बचाना जरूर चाहते थे, लेकिन जिन्हों को अगर वही रुकवा देते तो ये लोग बेवजह डायरेक्टली मारे जाते। अभी इन्होंने प्लान बनाया कि वो तब हमला करेंगे जब किंग मतलब उस बॉस को इस चीज की बिल्कुल भी भनक नहीं हो, और इसी समय जिन्हों को यहाँ से निकलना है और बाहर भागना है। वैसे वहाँ बाहर चाहे अभी मन में यही सोच रही थी कि पिछले दिन भी उसने जिन्हों को उसे डेंजन के बॉस चैम्बर के पास जाते हुए देखा था। इसका मतलब तब सच में वो जानबूझकर वहाँ गया था, वो रास्ता नहीं भूला था। अभी भी वो यही चीज समझ चुकी है। वो सोच रही थी कि उसे भी अंदर जाना चाहिए। खैर अंदर पावरफुल मॉन्स्टर हो सकते हैं, इसलिए उसे एक वेपन की जरूरत थी। वो उस बॉस से पूछती है कि क्या उनके पास कोई वेपन है। इन लोगों के पास वेपन वगैरह नहीं रहते, लेकिन माइनिंग के लिए जो कुल्हाड़ी वगैरह यूज की जाती है इनके पास वो जरूर पड़ी हुई थी। उनके पास एक पिकैक्स है जो कि वो बॉस चाय को दे देता है। चाय पूछती है कि क्या आप लोगों के पास इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो वो कहते हैं कि नहीं। वैसे चाय अकेले अंदर जाने वाली है, इसलिए बॉस कह रहा था कि क्या उसे बैकअप चाहिए, और चाय एक एस रैंक हंटर है इसलिए वो किसी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती। वैसे ये जो पोर्टल है ये बाहर से अनलॉक है, मतलब बाहर से कोई भी अभी अंदर जा सकता है लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आ सकता। इसका मतलब चाहे अंदर जा पाएगी लेकिन अंदर जाने के बाद वो भी वहाँ से निकल सकती है। खैर इसके बाद सीन सीधा चेंज होकर वापस जिन्हों के पास आ चुका था। अभी जिन्हों और वो पूरा ग्रुप करीबन 100-200 और के बीच थे, वो गिरे हुए थे, और यहाँ पर जिन्हों के साथ वाले जितने भी हंटर्स थे वो सभी डरे हुए थे। वो सभी सोच रहे थे कि अगर ये ऑर्क यहाँ से निकलकर सिटी में चले जाते हैं तो इन्हें बस 5 मिनट लगेंगे सिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने में। इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतने बड़े डेंजर में फंस चुके हैं। अभी इन्हें किसी तरह से उस बॉस को हराना था। खैर वो हाँ बॉस अपने चेहरे पर से अपना मास्क उतारता है जिसे देखकर इन लोगों के अंदर और ज्यादा डर बढ़ चुका था। खैर ये चीज क्लियर थी कि बॉस और वो ऑर्क बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब वो पहले ही चाहते तो बहुत ही आराम से इन्हें खत्म कर सकते थे, लेकिन जरूर इसके पीछे कुछ कारण है। या क्यूइन हिम्मत कर उस बॉस से पूछ ही लेता है कि आखिर उन्होंने इन लोगों को जिंदा क्यों छोड़ा, मतलब ये तो तभी उन्हें खत्म कर सकते थे। इस पर बॉस हंसते हुए जवाब देता है कि एंजॉयमेंट के लिए। वो चाहता तो उन्हें एक ही बार में मार देता, लेकिन वो ऐसा नहीं किया क्योंकि वो चाहता है कि ये सब एक एक कर उसे एंटरटेन करे। हालांकि जब वो ऐसा कर रहा था तभी उसकी नजर वहाँ जिन्हों पर पड़ती है। बाकी सभी अभी डरे हुए थे लेकिन जिन्हों के चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था, वो नॉर्मल वहाँ खड़ा हुआ है। खैर इस तरफ अभी उस बॉस की बात सुनकर कीहून को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में आगे बढ़ने लगता है और अपने साथियों से हमला करने का कहता है क्योंकि इसके बाद इन्हें मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उसके साथी इतने ज्यादा डरे हुए थे कि ऑर्डर मिलने के बाद भी वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल पाए। ये देखकर कीहून शॉक था। अभी उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो खुद ही हमला करने का फैसला करता है। वो अभी बॉस पर हमला कर रहा था। उसने सोचा कि शायद वो उसे हमला कर खत्म कर दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस बॉस ने अपनी पावर से एक आइस स्टोन समन किया। ये पत्थर बहुत ही ज्यादा बड़ा था। इसकी मदद से
जिससे उसने कीहुन को बहुत ही इजीली रोक कर नीचे गिरा दिया और बाद में ग्रेविटी मैजिक के थ्रू वो उसे हवा में उठाते हुए बार बार जमीन पर फेंकने लगा। यहाँ कीहुन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो बॉस उसे खत्म ही कर देने वाला था, लेकिन इतने में जिन्हू आगे बढ़कर कोहिन को बचा लेता है। वो उसे नीचे लिटाकर उससे कहता है कि ये डेंजर हंटर्स गिल्ड को बिलोंग करता है, लेकिन अगर कीहुन चाहे तो वो उनकी मदद कर सकता है। जिन्हू बस परमिशन मांग रहा था, जो सुनकर कीहुन भी उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उन सब की जान बचा ले। कीहुन को जिन्हू की पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन कीहुन के पास और कोई चारा नहीं है, उसे जिन्हू की पावर पर भरोसा करना ही होगा। खैर इतने में ही एक दूसरा ऑर्क वहाँ पीछे से इन पर हमला करने के लिए बढ़ रहा था, लेकिन जिन्हू ने अपने हाथ पीछे करते हुए उसे अपनी मैजिकल पावर से ही पकड़कर सेम उसी तरह उठाकर पटका जिस तरह से अभी बॉस कीहुन को उठाकर पटक रहा था। वो ऑर्क वहीं पर मारा जाता है। खैर अभी जिन्हू की पावर से वो बॉस तो बहुत ही हैरान था, लेकिन फिर भी जिन्हू इतने ही ऑर्क से लड़ पाएगा क्योंकि उसके पास कई 100 ऑर्क की आर्मी है। जब वो बात जिन्हू से कहता है तो जिन्हू भी खड़े होते हुए बोलता है कि ये उसकी गलतफहमी है कि उसने जिन्हू को कमजोर समझ लिया। इतना बोलते हुए जिन्हू ने अपनी आर्मी को बाहर निकाल लिया था। वैसे तभी सीन चेंज होकर वहाँ उस पोर्टल के बाहर आता है जहाँ वो जिन पहुंच चुका है। वो जिन अभी इसलिए यहाँ पर आया है क्योंकि जिन्हू 2 दिन से एक माइनर रेड में शामिल है, जो चीज नॉर्मल नहीं है। जिन्हू अभी अभी एस रैंक पर पहुंच चुका है, तो आखिर वो इस तरह के मिशन क्यों ही लेगा, ये चीज देखने के लिए वो जिन यहाँ आया था। खैर जब वो यहाँ के बॉस और बाकी सारे वर्कर्स जिन्हू के बारे में पूछते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर वो आदमी भी था जो कि अभी पिछले दिन जिन्हू को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो गुस्से में वूजिन के पास आता है और कहने लगता है कि मुझे पहले से ही लगा था कि उस लड़के में कुछ तो गड़बड़ है। जब कल मैंने उससे बात की तो वो मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था, मैं तभी समझ गया था कि वो सही लड़का नहीं है, जरूर उसने किसी को मारा है। इतना बोलकर वो वूजिन से पूछने लगते हैं कि आखिर वो यहाँ क्यों आया और वूजिन और वो जिन्हू के बारे में क्यों पूछ रहा है, जिस पर वूजिन कहता है कि ये चीज कल वो हेडलाइन में समझ जाएंगे। इसका शायद मतलब यही है कि जिन्हू एस रैंक का हंटर है। ये चीज ऑफिशियली रिलीज होने वाली है। खैर अभी के लिए वो ये सोच रहा था कि आखिर जिन्हू इस रेड में एज अ पीकॉक बनकर अंदर क्यों गया। इतने में अचानक वहाँ एक एनर्जी एक्सप्लोजन होता है और उन लोगों का ध्यान उस एनर्जी एक्सप्लोजन पर जाता है। तभी सीन चेंज हो चुका था और हम वापस उस पोर्टल के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ चाहे को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए उन ऑर्क की बॉडी के पास आ चुकी थी जिन्हें जिन्हू ने खत्म किया था। यहाँ पर अभी वो यही सोच रहे थे कि ये ऑर्क सच में ताकतवर है। आखिर एक ए रैंक की टीम और कुछ बी रैंक के हंटर्स इतने पावरफुल ऑर्क को कैसे मार सकते हैं। खैर उसे अभी उस बॉस की एनर्जी महसूस हो रही थी जिससे जिन्हू का सामना चल रहा है। अभी वो यही सोच रहे थे कि अगर ये एनर्जी सच में किसी दुश्मन की है तो वो लोग जिंदा बचकर नहीं लौट पाएंगे। इतना सोचते हुए वो सीधा उसी डायरेक्शन में बढ़ गई थी जिस डायरेक्शन में जिन्हू और उसके ग्रुप गया है। क्या सीन चेंज होकर यहाँ जिन्हू पर आता है। यहाँ अभी वो बॉस हंसते हुए कह रहा था कि तुम कितने भी लोग और बुला लो, तुम हमें नहीं हरा सकते। जिन्हू कहता है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है और इसके बाद वो अपनी पूरी आर्मी की 50% पावर को बढ़ा देता है। ये जो स्पेल अभी अभी उसने यूज किया ये एक स्किल है जो कि डीमन कासल में 17th फ्लोर के पहुंचने के कारण जिन्हू को मिली है। वैसे भी जिन्हू की पावर देखकर वो सारे ए रैंक और बी रैंक वाले हंटर्स बहुत ही ज्यादा हैरान थे। हमें ये चीज ऑलरेडी पता है कि उनके बीच कुछ म्यूजिशियंस भी हैं जो कि समनिंग मैजिक जानते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा लेवल पर होने के बाद भी एक टाइम पर सिर्फ 2 इस तरह के क्रिएचर समन कर सकते हैं या फिर यूं कह लो कि क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जिन्हू ने एक बहुत ही बड़ी आर्मी क्रिएट कर दी थी और अभी तो इनका शौक होना शुरू हुआ है क्योंकि जिन्हू ने अभी फाइट करना शुरू की ही नहीं। खैर वहाँ से सामने से वो बॉस अपने बाकी सारे और को हमला करने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद वो हमला करने लगे थे। यहाँ जिन्हू ने भी अपने साथियों को आगे भेज दिया था। इधर कई सारे और को कुछ ही सेकंड में मारे जाते हैं क्योंकि जिन्हू की आर्मी बहुत ताकतवर है, खासकर इग्रिस, क्योंकि इग्रिस यहाँ पर हमला करते हुए कुछ ही सेकंड्स में 30 और को खत्म कर चुका था। वैसे जिन्हू उससे पीछे नहीं रहना चाहता, इसलिए उसने भी पूरी रफ्तार से उन और को खत्म करना शुरू कर दिया था और की गिनती बहुत स्पीड से कम होती जा रही थी। अभी जिन्हू को लड़ते हुए देख वहाँ वो ए रैंक हंटर्स आपस में बात कर रहे थे कि जिन्हू की पावर सेम चाहे की तरह है, लेकिन आखिर वो अभी तक अपनी पावर को छुपा क्यों रहा था। खैर कुछ भी हो, अब लगता है कि इनकी जान बच जाएगी। वैसे जिन्हू की आर्मी में इग्रिस, टैंक और आयरन को छोड़कर बाकी सारे अनडेड्स हैं, वो बी रैंक हंटर्स की तरह है। इसका मतलब वो सिंगल हैंडली ऑर्क से फाइट नहीं कर सकते, इसलिए जिन्हू को जितना हो सके उतना ज्यादा तेजी से इन ऑर्क को खत्म करना होगा क्योंकि जैसे जैसे उनके अनडेड खत्म होते हैं उनकी एनर्जी भी उसी हिसाब से खत्म होती जाती है। वैसे यही सेम चीज वहाँ ऑर्क किंग भी समझ चुका था, इसलिए वो तुरंत ही अपनी पावर से वहाँ एक धमाका करता है। ये ड्रैगन फायर थी जिसके कारण जिन्हू के वो सारे अनडेड मारे जा चुके थे। खैर जिन्हू तुरंत ही उन्हें फिर से समन कर लेता है और कहता है कि तुम इन्हें तब तक नहीं मार सकते जब तक मेरी एनर्जी खत्म ना हो जाए। लेकिन इतना सुनते हुए वो ऑर्क किंग और ज्यादा हमला करने लगता है। वो कहता है कि ठीक है, तो मैं भी तब तक हमला करूंगा जब तक तुम्हारी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। अभी उसके हमले से जिन्हू बच रहा था और सेम वैसे ही वहाँ ए रैंक हंटर और बी रैंक हंटर भाग रहे थे क्योंकि यहाँ जिन्हू और उस ऑर्क किंग की फाइट के दौरान जो एनर्जी फैल रही थी ये उन्हें अफेक्ट कर रही है, इसलिए वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि कम से कम वो अपनी जान तो बचा ही ले। इधर उस
पोर्टल के बाहर अभी वो जिन उस पोर्टल की पावर लेवल को मेजर करने की कोशिश कर रहा था। आखिर में उसे पता चलता है कि ये पोर्टल सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्टल है, मतलब अंदर बहुत ही खतरनाक कोई चीज है जिसके लिए इन्हें रेनफोर्समेंट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वो तुरंत ही ऑर्डर देता है और कहता है कि रेनफोर्समेंट को बुलाया जाए। वैसे इसके बाद सीन चेंज होकर यहाँ और किंग पर आ गया था, जो कि अभी हंस रहा था क्योंकि उसके हमले की वजह से जिन्वो की वो आर्मी बार बार डिस्ट्रॉय होते जा रही थी और जिन्वो को फिर से उन्हें समन करना पड़ रहा था। और किंग को लग रहा था कि ये चीज बहुत आसान है, मतलब वो जिन्वो की अनडेड्स को खत्म करेगा और जिन्वो इन्हें रीसमन करेगा और जिन्वो की एनर्जी खत्म हो जाएगी। लेकिन जिन्वो के चेहरे पर भी स्माइल थी क्योंकि और किंग अभी जिन्वो के बारे में अच्छी तरह से जानता नहीं है। जिन्वो तुरंत ही अपने पास से एक बोतल निकालता है जिसके अंदर माना पोशन था। जिन्वो उस माना पोशन को पीकर अपनी सारी खर्च की हुई एनर्जी को रिकवर करते हुए उन सभी और को समन कर लेता है जिससे उसकी आर्मी और उसने अभी अभी मिलकर मारा था। उन्हें समन करने के बाद जिन्वो उस और किंग से कहता है कि अगली बार तुम्हारी होगी। अभी और किंग भी ये चीज सुनकर हैरान था। वो जिन्वो से कहने वाला था कि क्या तुम वही हो। इसके बाद वो शैडो मोनार्च वर्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन अचानक ही उसका चेहरा ग्लिच हुआ और वो आगे कुछ बोल नहीं पाया। ये चीज बहुत ही मिस्टीरियस है, मतलब इसके बारे में अभी हमें नहीं पता। ये सिर्फ वो लोग जानते हैं जो सोलो लेवलिंग की मानवा पहले ही पढ़ चुके हैं। खैर ये शायद वक्त के साथ हमें पता चल जाएगी। अभी के लिए वो शैडो मोनार्च वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाया था, इसलिए इस बात को रोक कर वो अपने बाकी 4 मेन जनरल्स को आगे भेजता है जिन्वो से लड़ने के लिए। वैसे दूसरी तरफ वहाँ रेनफोर्समेंट की बात ये चोया तक पहुंच चुकी थी। उसे बस इस बात का पता लगता है तो उसका पहला रिएक्शन यही था कि किहुन अपनी टीम के साथ आराम से किसी भी नॉर्मल पोर्टल को संभाल सकता है, लेकिन अगर फिर भी खतरा ज्यादा बढ़ गया तो वो लोग उनके गिल्ड के बाकी पावरफुल हंटर्स को भी भेज देंगे। अभी वो उन हंटर्स की बात कर रहा था जो कि करंट में अवेलेबल है। साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो वो बाकी हंटर्स से हेल्प मांगने के लिए भी तैयार है। वैसे सीन वापस से यहाँ जिन्वो के पास आ चुका था, जहाँ उस और किंग के चारों जनरल जिन्वो पर जब हमला कर रहे थे तो जिन्वो के तीनों जनरल आगे आकर उन चारों को संभाल लेते हैं। यहाँ अभी आयरन ने एक और जनरल को संभाल लिया था। वो अटैक करते हुए उसे बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। साथ ही वहाँ एग्रिस 2 जनरल से एक साथ लड़ रहा था और देखकर भी लग रहा था कि उसे इस चीज में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तीसरी तरफ वहाँ टैंक ने भी एक जनरल को बहुत ही इजीली खत्म कर दिया। अभी यही चीज देखते हुए जिन्वो उस और किंग से कहता है कि लगता है मेरे जनरल तुम्हारे जनरल से ज्यादा ताकतवर है। वैसे जिन्वो को यहाँ जीता हुआ देख बाकी वो ए रैंक और बी रैंक के हंटर्स भी डिसाइड कर रहे थे कि शायद उन्हें भी आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए, लेकिन अचानक ही और किंग अपने मैजिक से इन्हें पैरालाइज कर देता है और कहता है कि साइड कैरेक्टर को बीच में आने की जरूरत नहीं। अभी वो खुद ही जिन्वो से लड़ने के लिए जाने वाला था। उसके पास जितनी भी मैजिकल कर्स है वो उनका इस्तेमाल जिन्वो पर करता है। अभी वो जिन्वो को पैरालाइज करना चाहता था, लेकिन उसके जो कर्स थे वो अचानक ही डिस्ट्रॉय हो गए। जिन्वो कहता है कि इस तरह के मामूली वीक कर्स मुझ पर काम नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ अच्छा यूजफुल करना चाहिए। इतने में ही वो और किंग अपना वही आइस स्टोन जिससे वो बहुत ही देर से खेल रहा है उसका इस्तेमाल कर जिन्वो पर उससे हमला करने लगता है, लेकिन जिन्वो अपने कुछ समन किए हुए अनडेड मैजिशियन के थ्रू उस स्टोन को डिस्ट्रॉय कर वहाँ उस और किंग पर एक बहुत ही खतरनाक हमला करवाता है, जिसके कारण और किंग के सामने एक बहुत ही तेज धमाका हुआ। इससे और किंग मरा तो नहीं था, लेकिन उसे बहुत ही तेज गुस्सा आया था। वैसे उसी दौरान वहाँ चाय की एंट्री होती है। वो भी अभी अपने सामने का नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिन्वो ने इतने सारे अनडेड्स को समन किया। वो उन ए और बी रैंक हंटर के पास पहुंचती है और उनसे पूछते कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वैसे इधर उस और किंग को अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत ही अपने 300 स्पेल को कंबाइन करते हुए हमला करना शुरू कर देता है। साथ ही यहाँ पर उसने 50 तरह के फायर स्पेल का यूज करते हुए भी अटैक करना शुरू कर दिया था। वहाँ पर आग की बारिश हो रही थी। इससे जिन्वो के अनडेड के साथ साथ उसके खुद के ऑर्क्स भी मारे जा रहे थे, लेकिन उसे इस चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस किसी भी तरह से जिन्वो को खत्म करना है, क्योंकि जिन्वो ने आज उसकी बहुत डिसरिस्पेक्ट कर दी। वो जिन्वो से कहता है कि क्या तुम्हें अपने डिसीजन पर रिग्रेट हो रहा है, लेकिन जिन्वो उसकी बात पर कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि जिन्वो तो वहाँ पहले ही हवा में आ चुका था। जिन्वो उस पर हमला करने वाला था। जिन्वो ने अपना डैगर निकाल लिया और सीधा जाकर उस और किंग की आंखों में दे मारा। ये चीज वैसे तो बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टेड थी, लेकिन फिर भी जिन्वो और ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हुए कहता है कि तुम्हारी बॉडी का साइज जितना बड़ा होगा तुम्हें हराना उतना ही ज्यादा आसान होगा। अब इसी चीज से उस और किंग को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन इतने में ही जिन्वो नीचे आकर फिर से उसकी तरफ 2 और हमले करते हैं। इससे जिन्वो ने उस और किंग की डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अभी और किंग पागल हो रहा था जिन्वो को हराने के लिए, लेकिन वो जिन्वो को हरा नहीं सकता। जिन्वो और उसकी पावर में बहुत ही बड़ा गैप है। इसके बाद जिन्वो ने कई सारे और हमले करते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया। अभी इस फाइट को देखने के लिए कुछ वीआईपी गेस्ट भी वहाँ पहुंच चुके थे। वीआईपी गेस्ट से मेरा मतलब है वो जिन और साथी उसके कुछ साथी, वो भी अभी इसी चीज को देखकर हैरान थे कि जिन्वो ने यह सब कुछ अपने आप अकेले संभाल लिया है। वैसे चाहे को जवाब उन ए रैंक और बी रैंक हंटर से नहीं मिले। वो उनके बारे में वो जिनसे पूछता है कि, लेकिन वो जिन्वो के पास भी इन बातों का कोई जवाब नहीं है। वो नहीं जानता कि जिन्वो की पावर का सोर्स क्या है। खैर वहाँ जिन्वो अपने कुछ
चेन्स में उस और किंग को बांध चुका है, जिसके बाद वो उसे जमीन पर लाता है और आखिर में और किंग जो देखता है वो था उसके खुद के ही जनरल ने उसे खत्म कर दिया। आखिर में जिन्हों सोच रहा था कि उसने अकेले इस पूरे डंजन को क्लियर किया है, साथ ही उसे कई सारे लूट और बहुत ज्यादा एक्सपी भी मिली है, जिस कारण से उसका लेवल भी बढ़ गया। खैर वो उस पूरी लूट को खुद नहीं रखेगा, वो साथियों में बांट देगा। वैसे एक चीज जो वो नहीं बांटने वाला था, उसका एक नया जनरल वो तुरंत ही और किंग के पास आकर उसकी बॉडी पर हाथ रखते हुए अराइज वर्ड का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि जिस मॉन्स्टर के साथ जिन्वू अभी फाइट कर रहा था वो मॉन्स्टर जिन्वू के सामने अब घुटने टेके हुए है। सिंपल सी बात थी, उस और किंग ने जिन्वू को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लिया है। जिन्वू के सामने स्क्रीन आती है जहां उसे उस और रैंक को एक नाम देना था। जिन्वू उसे टास्क नाम देता है जो कि जिन्वू का नया जनरल है और ये बाकी जनरल से ज्यादा ताकतवर हो सकता है क्योंकि इसका पावर लेवल बाकी से ज्यादा था। वैसे भी जिन्वू को जो बाकी और आर्मी मिली है वो भी उसकी पुरानी आर्मी से ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब उसे डंजन रेड में शामिल होना इसका एक बहुत ही अच्छा फैसला था। वैसे जिन्वू अभी शैडो कलेक्ट करने में इतना ज्यादा खो गया था कि उसने ये चीज नोटिस नहीं की कि उन हंटर्स के साथ साथ चाहे और वो जिन भी वहाँ आ चुके हैं। अभी जिन्वू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोगों को क्या जवाब देगा। वो जैसे जिन्वू के पास पहुंचते हैं तो उनके सवाल शुरू हो जाते हैं, लेकिन अचानक ही वो जिन और उसके साथ ही जिन्वू के सामने आकर खड़े हो चुके थे। वो यहाँ बाकी से कहते हैं कि यहाँ जो कुछ भी हुआ इसके बारे में वो लोग किसी को भी कुछ भी ना कहेंगे और साथ ही वो जिन्वू से भी कुछ सवाल नहीं कर सकते क्योंकि ये टॉप सीक्रेट बात है। जिन्वू ये सुनकर हैरान था, लेकिन जो कुछ भी हुआ अच्छा ही है। इसके बाद अब वो जिन्वू को वहाँ से ले जाने लगे थे। वैसे वहाँ की हुन जो कि अभी जिन्वू की वजह से ही जिंदा है, वो जिन्वू से कहता है कि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा, लेकिन अगर तुम नहीं होते तो हम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं निकल पाते। इसके लिए वो अपना सर झुकाकर जिन्वू को शुक्रिया कहता है और सेम वैसे ही बाकी सारे हंटर भी अपना सर झुकाते हुए जिन्वू को शुक्रिया कहते हैं। वैसे जिन्वू इस चीज से खुश था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो एक चीज भूल रहा है। वो तुरंत ही वो डायरी निकाल कर उसे हीलर को लौटाता है जो हीलर ने यहाँ आने से पहले दी थी। हीलर ने कहा था कि ये मेरी फैमिली को दे देना क्योंकि तब उसे लगा नहीं था कि वो यहाँ से जिंदा बचकर लौट पाएंगे, लेकिन जो हुआ वो अपनी आंखों के सामने है। वैसे अब जिन्वू और किंग से फाइट कर रहा है तो चाहे बहुत ही इम्प्रेस्ड नजरों से उसे देख रही थी। अभी उसके मन में बहुत सारे सवाल थे जिनका वो जवाब चाहती है, लेकिन वो जिन्वू से कुछ भी बोल पाती इससे पहले वो विच उससे पूछने लगती है कि वाइस लीडर आप इस पिकैक्स के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो। अभी ये सुनकर चाहे को याद आता है कि उसने तभी से वो पिकैक्स पकड़ रखी है। वो सोच रहे थे कि क्या इस पिकैक्स को लेकर मैं अजीब लग रही हूँ। वो तो यहाँ पर सभी को बचाने के लिए आई थी, लेकिन वो खुद के वेपन को नहीं लाई, इसलिए उसे लग रहा था कि शायद उसे इस पिकैक्स को यहीं फेंक देना चाहिए। वैसे अब सीन चेंज होकर वहाँ हंटर गिल्ड के हेडक्वार्टर पर आता है, मतलब मेन बिल्डिंग पर। वहाँ अभी चोए को पता चल चुका था कि सारी सिचुएशन संभाल ली गई है। वो अभी हैरान था ये जानकर कि पहले जिन्वू ने व्हाइट टाइगर गिल्ड को बचाया और अब उनकी गिल्ड को। खैर अभी उसके मन में एक क्वेश्चन है जो कि वो अपने असिस्टेंट से पूछता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है जिन्वू ज्यादा ताकतवर है या मैं, जिस पर उसका असिस्टेंट जवाब देता है कि आपकी बात ही क्या है, आप एक ए रैंक डंजन को अकेले पूरी तरह से क्लियर कर सकते हो और वो भी इस तरह के डंजन जिस तरह में जिन्वू पहुंचा था। इससे चोए को अपना जवाब मिल गया था, मतलब वो समझ चुका था कि जिन्वू उससे ज्यादा ताकतवर है। खैर सीन चेंज होकर अब जिन्वू के पास आता है जिसकी मुलाकात अभी अभी जिनहाओ से हुई है। जिन्वू जिनहाओ से पूछता है कि उसके और उसके फादर के बीच की नेगोशिएशन कैसी रही, जिस पर जिनहाओ बताता है कि उन्होंने हाँ कर दी, लेकिन वो तभी मुझे लीडर बना देंगे जब मैं तुम्हें हमारे गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए मना पाऊंगा। वैसे तभी सीन चेंज होकर रैंक इवोल्यूशन बिल्डिंग पर आता है। असल में ये वही बिल्डिंग है जहाँ पर जिन्वू ने अपनी रैंक चेक करवाई थी। अभी यहाँ बाहर रिपोर्टर्स खड़े हुए हैं क्योंकि किसी हंटर ने अपना लेवल बढ़ा लिया है, मतलब किसी की रैंक बढ़ गई है। इस हंटर का नाम ली मिनसंग है जो कि एक ए रैंक पर पहुंच चुका है। अभी वो लड़का दूसरे इन रिपोर्टर्स को देखकर खुश हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, लेकिन बारी थी जिन्वू की जो कि एस रैंक पर पहुंचने वाला है। खैर इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।